स्टडी विद पीके जहाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने लोग पढ़ेंगे इसरो सेक में एसएससी में पूछे गए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, 6/11/2016 को ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं। एक बनाया गया है, टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाया गया है जिस पे लाइव जो है ग्रुप डिस्कसिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे ग्रुप डिस्कशन किया जाए और अच्छे से तैयारी को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन 100 है, लेकिन इसको 2-3 भाग में बांट दिए हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे है पहला वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर सर्किट का धारिता प्रतिघात क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है XC बराबर कितना होगा 1/2πfc। 2πfc अगर C का मान, किसका मान बढ़ाने, फ्रीक्वेंसी, अगर F का मान बढ़ाइएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। F का मान बढ़ाइएगा तो डिक्रीज। यहीं पे अगर पूछ देता है इंडक्टेंस का रिएक्टेंस कितना होगा, तो इसका पूछ देता तो 2πfl याद रखिएगा। अगर कैपेसिटेंस रहेगा तो 1/2πfc और इंडक्टेंस रहेगा तो क्या होगा 2πfl। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी ऑसिलेटर में फीडबैक होता है। ऑसिलेटर में किस प्रकार के फीडबैक होता है, तो आप लोग याद होगा ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो रहा है, इन फेज विथ द सिग्नल, इनपुट सिग्नल। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है, सामान्यतः CRO से उपलब्ध सिग्नल कितना होगा। कौन सा सिग्नल होगा, CRO द्वारा सॉटूथ वेव होगा। किस प्रकार का, सॉटूथ वेव होता है। यही पूछता है अगर फंक्शन जनरेटर में कौन कौन सा सिग्नल रहता है, तो साइन वेव रहता है, स्क्वायर वेव रहता है, सॉटूथ वेव रहता है और ट्रेंगुलर वेव रहता है। इसमें सभी प्रकार के सिग्नल रहते हैं किसमें, फंक्शन जनरेटर में। फिर पूछेगा CRO का पूरा नाम, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 30 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर को जो है किस में जोड़ा गया, श्रेणी में जोड़ दिया गया है। 1-2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर का क्या किया गया, 3 में, तीनों को कितना है 30 माइक्रोफैराड का। तो इसको तो पता है, जो 30 का था 1/30 + 1/30 + 1/30 बराबर 1/c। ठीक है। तो टोटल को इसको हल करिएगा तो कितना आएगा 10 माइक्रोफैराड। ठीक है। टोटल कितना होगा कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड। इसका राइट आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला सर्किट में प्रवाह होती है। श्रृंखला सीरीज सर्किट में किस प्रकार क्या समान रहेगा। सीरीज सर्किट में क्या समान रहेगा, करंट समान रहेगा। क्या समान रहेगा, करंट समान रहता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, यही पूछ देता है अगर पैरेलल में क्या समान रहता है, तो पैरेलल में बता दीजिएगा क्या समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है। पैरेलल में वोल्टेज। अच्छा ये बताइए, वोल्टेज को जो है कैसे माप सकते हैं हम, क्या लगा करके वोल्टेज को मापा जाएगा, तो वोल्ट मीटर लगा करके वोल्टेज को मापा जाता है। किस में, वोल्ट मीटर को किस में लगा करके, तो वोल्ट मीटर को समांतर में लगा दिया जाता है। ठीक है। करंट को किस में कैसे मापेंगे, करंट को आमीटर के द्वारा, कैसे, सीरीज में लगा करके। ठीक है। चलिए यहाँ पे है 6 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को क्या कहता है, फेज डिफरेंस। वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को कहते हैं फेज डिफरेंस। निम्न में से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक्टिव कंपोनेंट में किया जाता है। एक्टिव किसे कहते हैं, एक्टिव में कहा जाता है एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे में एक्टिव में आता है ऑल सेमीकंडक्टर किस में आएगा, एक्टिव कंपोनेंट में, ऑल सेमीकंडक्टर। और ये भी याद रखिएगा, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, इस प्रकार से ये सब। और ये भी याद रखिएगा, इसमें एक मुख्य रूप से याद रखिएगा थर्मोकपल,
थर्मोकपल याद रखें किस में है, एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट वैसा कंपोनेंट जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता है। क्या होगा, ऑल सेमीकंडक्टर, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल, करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल, करंट सोर्स, इस प्रकार से। अब पैसिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट्स में कौन होगा, जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत हो, जैसे में LCR, RTD, LVDT, फिर ट्रांसफार्मर, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, पैसिव कंपोनेंट का। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन था एक्टिव कंपोनेंट में किसका उपयोग किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर में आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, लॉजिक के लिए उच्च आउटपुट देता है, दोनों इनपुट निम्न हो। देखिए दोनों इनपुट निम्न हो अर्थात दोनों का इनपुट 0, ये भी 0, ये भी 0, दोनों इनपुट 0 0 है, तो ये क्या, कौन सा गेट होगा, और आउटपुट क्या देगा, हाई देगा, तो हाई देगा तो 1। किस में दिया जाता है, तो नैंड गेट में। नैंड गेट में क्या रहता है, अगर यही याद करना है एक्स नॉट गेट, एक्स नॉट गेट के लिए क्या याद करना पड़ेगा, इसका लॉजिक क्या होता है, ए और बी इनपुट जो है, ए और बी इनपुट जो है दोनों बराबर रहेगा, तो आउटपुट कितना आएगा, 1, ठीक है। यही आप याद करिए एक्स और के लिए, एक्स और में अगर ए बराबर बी रहेगा, एक्स और में ए बराबर बी रहेगा, तो आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट आएगा 0। तो याद करने के लिए देखिए यहाँ पे पहला अक्षर कितना है, एन है, एन में से ये लकीर जैसा बना है, तो इसका आउटपुट ये आ रहा है। इसमें पहला लेटर देखिए 0 जैसा है, तो इसका आउटपुट भी क्या है, 0 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ALU का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जोड़ घटाव में इसका काम किया जाए। चलिए यहाँ पे देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कौन सा आईसी का यूज किया जाता है, 741 नंबर आईसी। कितने पिन का रहता है ये, 8 पिन का आईसी रहता है ये। तो इसमें कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है, कौन, कंपेरेटर का, ऑसिलेटर का, एम्पलीफायर का, सभी का यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे है टीवी के लिए, टीवी रिसीवर कितने अनुपात का रहता है, ये 4:3 के रहता है। यहाँ पे देखिएगा ये पूछा गया है, ये चिन्ह किस प्रकार का है, ये याद रखा है, ESD प्रकार के। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका उपयोग कैपेसिटर की परावैद्युतीय हानि को मापने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर में किसका उपयोग है, शेरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, शेरिंग ब्रिज। कैपेसिटर में किसका उपयोग किया जाता है मापने के लिए, शेरिंग ब्रिज, ठीक है। वही पूछेगा फ्रीक्वेंसी का मापन किस में किया जाए, फ्रीक्वेंसी का ब्रिज वेन ब्रिज में उपयोग किया जाता है, फ्रीक्वेंसी का उपयोग वेन ब्रिज में, ठीक है। और पूछ देगा हाई इंडक्टेंस का मापन किससे किया जाता है, हाई इंडक्टेंस का मापन, तो हाई ब्रिज के द्वारा, ठीक है। हाई इंडक्टेंस। अब यहीं पे पूछ देता है अगर आपको रेसिस्टेंस, यहीं पे रेसिस्टेंस का किस में मापन किया जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। और लो रेसिस्टेंस पूछ देता है तो केल्विन ब्रिज, लो रेसिस्टेंस किस में किया जाता है, केल्विन ब्रिज, देख लिए होंगे। लो रेसिस्टेंस किस में किया जाता है, केल्विन ब्रिज में, ठीक है। और रेसिस्टेंस अगर पूछ देगा नॉर्मल रेसिस्टेंस तो किस में, व्हीटस्टोन में, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यही कैपेसिटेंस पूछ देते तो क्या है, शेरिंग ब्रिज। चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन है 10 वोल्टेज के लिए 5 के लिए, हाँ अब यहाँ पे देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। 10 वोल्ट क्या दे रहा है, ये AC दे रहा है, ठीक है। 10 वोल्टेज का क्या है, AC है, कितना है 10 वोल्टेज को ये AC में कितने ओम, 5 ओम के ये कैपेसिटर को श्रेणी में लगा दिया गया, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है आपको जो यहाँ पर कितना सर्किट में करंट कितना जाएगा, I का मान पूछ रहा है इसमें। तो आपको सूत्र ये होता है, जस्ट पढ़ाए हैं, XC बराबर कितना होगा, 1/2 पाई FC। तो F का मान अगर DC करंट है ना, DC करंट है 10 वोल्ट, तो ये तो F का मान अगर 0 कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, रेसिस्टेंस कितना होगा
आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/0 अर्थात इन्फिनाइट। तो जब ये आर का मान इन्फिनाइट हुआ तब ये किस तरह का सर्किट बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। जब रेजिस्टेंस का मान इन्फिनाइट बन जाएगा तो रेजिस्टेंस किस प्रकार का, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट जब ये बनेगा तब क्या होगा, करंट 0 प्रवाहित होगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जब एक निम्न प्रतिरोध को उच्च प्रतिरोध के साथ समांतर में जोड़ा जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 15 नंबर। उच्च, देखिए अब यहाँ पर है 2 रेजिस्टेंस हम ले लिया, 2 रेजिस्टेंस ले लिए। अब इसको जो है समांतर में जोड़ दिए, तो इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा, फाइनल रेजिस्टेंस होगा ये 4 और 9 से क्या होगा, कम होगा। 4 और 9 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वही बात लिखा गया यहाँ पे, 4 और 9 से कम होगा। यहीं पर अगर रेजिस्टेंस 3 ले लेते हैं, प्लस में 1/2 ले लेते हैं, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना आता, तो 3 और 2 से कम आता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है एलसी सर्किट में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। एलसी सर्किट, तो याद रखिएगा एलसी सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई रूट अंडर एलसी। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एजीसी। एजीसी रिवर है, एजीसी का पूरा नाम पहले याद रखा जाए। एजीसी का पूरा नाम ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल क्या होता है, वह सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, आउटपुट जो है, आउटपुट क्या करता है, आउटपुट को कांस्टेंट रखना है। आउटपुट जो वेरिंग ना करे, कांस्टेंट रखे, इसके लिए क्या होता है, रेडियो रिसीवर गेन को, रेडियो रिसीवर क्या करता है, गेन को सिग्नल के स्ट्रेंथ के अनुपात जो है ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया जाता है। ये देखिए अब हम समझा देते हैं। एजीसी का पूरा नाम पूछेगा तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल होता है। यह काम करता क्या है, जो आउटपुट को वैल्यू को कांस्टेंट रखता है। इसके लिए रेडियो रिसीवर जो है, वे रेडियो रिसीवर के जो गेन होता है, रेडियो रिसीवर जो गेन करते हैं वे क्या करता है, सिग्नल के स्ट्रेंथ के अनुसार जो है आउटपुट में बदल देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है। मुख्य रूप से एजीसी काम क्या करता है, रिसीवर की सेंसिटिविटी में क्या करता है, सुधार करता है। बस रिसीवर के मेन एजीसी काम करता है। एजीसी क्या काम करता है, मुख्य रूप से एजीसी काम क्या हुआ, जो रिसीवर के सेंसिटिविटी में क्या करता है, सुधारने की कोशिश करता है, जिससे क्या हो, आउटपुट में वेरी ना करे, कांस्टेंट जाए। 18 नंबर क्वेश्चन है, कपलिंग कैपेसिटर आर यूज्ड इन एम्पलीफाइड सर्किट। यह क्या काम करता है, दूसरे प्रभाव द्वारा ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त किए गए एसी और डीसी वोल्टेज की अनुमति देता है। याद रखिएगा, एसी और डीसी वोल्टेज की अनुमति देता है। यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन, यदि बैंड पास फिल्टर की बैंडविड्थ बढ़ाया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल बैंडविड्थ। अगर आप बैंडविड्थ क्या कर रहा है, यहाँ पे बैंडविड्थ बढ़ा दिया जाए, बैंडविड्थ अगर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, Q घट जाएगा। तो यहाँ पे A होगा राइट आंसर, इसका Q घटेगा। यहाँ पर है इसका LCM निकालना था, आप डायरेक्ट LCM निकाल सकते हैं। 9, 8, 12 का तो वैल्यू आ जाएगा 1272। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना, 200 किलोमीटर में कितना दूरी, देखिए 200 किलोमीटर में कितना दूरी करता है, 5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना दूरी तय करेगा, 5/200 किलोमीटर। हमको निकालना है 320 किलोमीटर में। देखिए 320 किलोमीटर में ये कितना दूरी तय करेगा, तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 8 घंटा। 8 घंटा में ये 320 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो कितना एक्स्ट्रा घंटा लगेगा, तो एक्स्ट्रा वही ना 3 घंटा। यहाँ पहले 5 घंटा में आइए 8 घंटा में, तो कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, 3 घंटा। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है,
जो 2 किलो एवं 1 किलो ओम में कुल करंट जो है 3 मिली एम्पियर है। देखिए अच्छे से, और दोनों को किस में लगाया गया है? श्रेणी में, समांतर में। चलिए देखिए, एक यहाँ पर है, एक ये है, दोनों को कितना, ये है 2 किलो का और ये कितना है 1 किलो का। 1/2 प्लस में 1/1 बराबर 1/8। तो टोटल आर का वैल्यू कितना आ रहा है? आर का वैल्यू आ गया 2/3 ओम। ठीक है, 2/3। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको पावर, यहाँ पे पूछ रहा है पावर, ठीक है ना, यहाँ पे पूछ रहा है पावर हानि कितना होगा। तो पावर हानि P बराबर I² R। आई का मान कितना दिया बताइए? आई का मान दिया है 3। देखिए आई का मान दिया है 3 मिली एम्पियर। तो 3 तिया 9, 9 गुने आर का मान 2/3। तो 3 का 3 तिया 9, 3 दूनी 6 मिली वोल्ट। चलिए यहाँ पे कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। 1 किलो ओम प्रतिरोध को 20 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ाया जाए तो पावर फैक्टर कितना होगा? देखिए ये भी वही है। तो पावर के लिए P बराबर VA² तो P कितना है 20 गुने 20 बट्टा R का मान कितना 1 किलो, किलो मीन्स 1000। 20 को जब क्रॉस करेगा तो 0.4 वोल्ट आएगा। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन, सर्किट की कुल प्रतिरोधकता समांतर के साथ क्या होगा? समांतर के साथ क्या होगा? देखिएगा, जब प्रतिरोध क्या होगा समांतर के साथ बढ़ेगा। यहाँ पे फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, 3 अलग अलग आवेशों को समांतर में लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है किस में होगा? तो ये तो है ये P बराबर VA²/R। अगर आप R का मान बढ़ाइएगा तो P का मान घटेगा। तो यहाँ पर कह रहा है समांतर में सबसे ज़्यादा अच्छा है किस में होगा? सबसे ज़्यादा अच्छा है किस में? सबसे ज़्यादा P का मान किस में होगा? जिसमें R का मान सबसे कम होगा, सबसे आगे कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।